बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पोर्शन जो नोट्स में नहीं दिया है, मॉड्यूल में दिया है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। मैंने जो आपको नोट्स दिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उतना तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए सारे। ये जो पोर्शन है ये आपके मॉड्यूल का है, 1-1.5 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। एंड मॉड्यूल का अगर आप देखोगे तो पेज नंबर है 22, ठीक है। तो इसके 1.5 पेज का नोट्स देने जैसा कुछ था नहीं, तो मैंने दिया नहीं था। अब बट पोर्शन जो पढ़ना है वो अपन पढ़ रहे हैं। एंड ये आपको राइटिंग के अंदर जो मिलेगा, तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का मॉड्यूल है उसका पेज नंबर 22 पर अगर आप जाएंगे तो ये सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। उसके पहले जैसा मैंने चार्ट बना रखा है, अगर आपको अपने क्विक रिवीजन के लिए, याद करने के लिए बनाना है तो आप पॉज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ाना चालू कर रहा हूं 22 पेज से। अगर आप लोगों ने मॉड्यूल निकाल लिया हो, फटाफट से मॉड्यूल निकाल लें। 22 पेज से अपन पढ़ रहे हैं। देखिए क्या दिया है, किसके बारे में बात की है, तो ये बात कर रहे हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ये प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं कि एक पर्सन अगर इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, अगर एक पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो सिटीजनशिप उसे कैसे मिलेगी, कौन पर्सन इंडियन सिटीजन होते हैं। जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है 135 करोड़ पॉपुलेशन है, सॉरी, है ना। तो 135 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके अलावा भी हमारे यहाँ दूसरी कंट्री के लोग भी रहते हैं, कई सारे लोग हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, है ना। तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें कई तरह के लोग हैं। उनमें से मेन जो है वो कौन है, इंडियन सिटीजन। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक पर्सन इंडियन सिटीजन है। अगर वो पर्सन इंडियन सिटीजन है तो उसे क्या फायदा मिलेगा, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसे क्या लॉस होगा। ये टॉपिक हालांकि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं जब हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए थे। अगर आपको याद हो तो जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे, तब हमने पढ़ा था कि इंडिया में रहने वाले पर्सन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या फंडामेंटल राइट्स किन पर्सन्स को अवेलेबल है। इस पर्पस से हमने 2 पर्सन देखे थे, एक तो वो जो इंडियन सिटीजन है, एक वो जो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, भले ही सिटीजन हो या ना हो, बट कहां रह रहे हैं, इंडिया में। जैसे हमने पढ़ा था कैटरीना कैफ कहां रहती है, इंडिया में, बट क्या इंडियन सिटीजन है, नहीं। क्या उसे भी राइट है, हाँ, बट वो राइट है जो किसको अवेलेबल है, सारे पर्सन्स को जो कहां रहते हैं, इंडिया में। वो राइट्स उसे अवेलेबल हैं जो सारे पर्सन्स को अवेलेबल हैं, जो पर्सन कहां रहते हैं, इंडिया में, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो। एंड कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल हमने किसको दिए हैं, इंडियन सिटीजन को दिए हैं। मतलब ये राइट्स केवल उन्हीं पर्सन्स को मिलेंगे जो हमारे यहाँ के सिटीजन हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट राइट आपको मैंने बताया था, वोट देने का राइट। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हो, चाहे हाउस ऑफ पीपल के हो, चाहे स्टेट असेंबली के हो, विधानसभा के हो, राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, उसमें वोट देने का राइट किसको होता है, केवल सिटीजन को होता है, ठीक है। तो हम यहां यही पढ़ रहे हैं कि एक पर्सन अगर इंडिया का सिटीजन है तो किन कंडीशंस को पूरा करके वो इंडिया का सिटीजन बना होगा, या एक पर्सन आज इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो किन कंडीशन को पूरा करके वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, और अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसे क्या बेनिफिट्स हैं, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसे क्या लॉस हो सकते हैं, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये बेनिफिट वाले पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है ना, उसकी सबसे बड़ी असेट होती है उसकी मेन पावर, मतलब उसकी पॉपुलेशन। जैसे इंडिया 135 करोड़ लोग हैं, तो हमारा जो मेन पावर है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो हमारी मेन स्ट्रेंथ है। हमारे यहां कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। जैसे चाइना की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आज वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
मेन पावर ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो किसी भी कंट्री की जो सबसे बड़ी एसेट होती है वो होती है उसके मेन पावर। अब वो मेन पावर किस तरह का है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नहीं हैं, किस मेंटेलिटी के हैं, किस कल्चर के हैं, कैसे थॉट्स हैं उसके, वो अलग चीज हो जाती है, बट मेन पावर बहुत मायने रखता है। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं, यूएसए की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाइना में क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि वहां मेन पावर है, मेन पावर सस्ता है। यूएसए के अंदर मेन पावर है बट इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो लोग सारा काम कर सकें, वो आउटसोर्सिंग कराते हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की, जापान की कंपनीज की, यूएस की कंपनीज की। क्यों? हमारा मेन पावर है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, मेन पावर ज्यादा होने के कारण हमारे यहाँ वर्कर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कम कॉस्ट में काम कर देते हैं। जबकि वही आपने देखा होगा ना कि कोई इंडिया का व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर जाकर काम करता है तो उसे सैलरी ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? वहां वर्कर्स नहीं है, वहां मेन पावर नहीं है, वहां काम करने वाले लोग इतने नहीं हैं। हमारे यहां काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, मेन पावर है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। मेन पावर हमारे यहां चीप है, कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, बट वो हमारी स्ट्रेंथ भी है। हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज है, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट हैं, सब मेन पावर से ही चल रहे हैं, है ना। तो किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी मेन पावर, है ना। अब हमने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या यूं कहे हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जितने पर्सन्स हमारे यहां रहते हैं उन पर्सन्स को हमने फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल कराए हैं। जैसे हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी वाले राइट्स पढ़े थे। फिर 19 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फ्रीडम वाले राइट्स पढ़े थे, है ना। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किन पर्सन्स को अवेलेबल कराए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किन पर्सन्स को अवेलेबल कराए हैं? तो उसकी अवेलेबिलिटी के पर्पज से हमने यहां पर्सन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, सारे पर्सन्स मतलब चाहे वो सिटीजन हो या वो सिटीजन ना हो। जैसे कैटरीना कैफ सिटीजन नहीं है तो भी उसे राइट है। कसाब जो आतंकवादी था वो हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं है बट उसे फिर भी राइट्स दिए गए थे। फिर ऐसे राइट्स जो केवल किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को। आप और मैं इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमें राइट्स है, हमें नहीं, केवल हमें ये राइट्स है। ये राइट्स उन पर्सन्स को अवेलेबल नहीं है जो इंडियन सिटीजन नहीं है। एंड तीसरा दिया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 29 जो है, आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट्स बताता है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम्स, वो केवल सिटीजन्स को ही, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी, वो सारे पर्सन्स को है चाहे सिटीजन हो या ना हो। तो आपको समझ में आया बच्चों कि जो भी पर्सन इंडिया में हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है, जो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमने बोला जो इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया में मेन पावर है, उन्हें हमने कुछ राइट्स अवेलेबल कराए हैं। वो राइट्स अवेलेबिलिटी के पर्पज से हमने सारे पर्सन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले सारे पर्सन्स चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। दूसरा, ऐसे राइट्स जो केवल सिटीजन्स को हैं, उनको नहीं है, जो सिटीजन नहीं है भले ही कहां रहते हो, इंडिया में। तीसरा, माइनॉरिटी के राइट्स, ये राइट्स हमारे यहां के सिटीजन्स को हैं बट किसको? माइनॉरिटी को, मेजोरिटी को अवेलेबल नहीं है। जैसे आर्टिकल 29 है, कल्चर माइनॉरिटी वाले राइट्स दिए हुए हैं। फिर आर्टिकल 19 में जैसे हमने बोला फंडामेंटल फ्रीडम्स है जो केवल किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को। फिर जैसे आर्टिकल 14 है वो सारे पर्सन्स को है, बट 15 या 16 हमने पढ़ा था वो किसको अवेलेबल है? केवल सिटीजन्स को, है ना। तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट क्योंकि सिटीजन का पार्ट है इसलिए मैंने वापस आपको बता दिया। अब हम देखें कि हमारी कंट्री की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो यहां एक वर्ड दिया है ब्रिटिश इंडिया, है ना। ये वर्ड कब से था? तो बोले हमारे फंडामेंटल, हमारे फ्रीडम के पहले से था ये वर्ड ब्रिटिश इंडिया। हमारी कंट्री, आज तो हमें फ्रीडम मिल गया है बट पहले अंग्रेज हमारे गुलाम होते थे, है ना। तो ये क्या होता था? ब्रिटिश इंडिया होता था। अब जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया किस किस से मिलकर बना था? ये ब्रिटिश इंडिया के कितने टुकड़े हुए थे? 2 टुकड़े हुए थे। जब अंग्रेज हमारे देश को, फिरंगी हमारे देश को छोड़कर गए थे तो हमारे देश के 2 टुकड़े करके गए थे। एक तो क्या? इंडिया, दूसरा क्या? पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वेस्ट पाकिस्तान बाद में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया।
ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडिया से कई सारे लोग माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से कई सारे लोग माइग्रेट होकर कहां आए थे, इंडिया में, है ना। तो अब जो लोग इंडिया में आ गए, क्या वो इंडियन सिटीजन बन गए? जो लोग पाकिस्तान चले गए इंडिया के थे, क्या वो इंडियन सिटीजन रहे या नहीं रहे? ये हम देख रहे हैं। तो हमने बोला कि जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब फ्रीडम के पहले जो इंडिया था, जिसे क्या बोला जाता था, ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो वो दो पार्ट में ये डिवाइड करके अंग्रेज चले गए, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, अच्छा ये हमने देख लिया कि यहां पर्सन्स हुआ करते थे। अब हम देख रहे हैं कि हमें सिटीजनशिप चाहिए, है ना, कि भाई कोई पाकिस्तान वाला है, वो इंडिया आ गया था तो क्या उसे सिटीजनशिप मिली? बांग्लादेश वाला इंडिया आ गया था तो उसे सिटीजनशिप मिली क्या? इंडिया वाला वहां चला गया था तो सिटीजनशिप मिली क्या? फिर फॉरेन कंट्री के और लोग इंडिया में आ जाते हैं, उन्हें सिटीजनशिप है क्या? तो बोले सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दिए हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। सिटीजनशिप, अब ये तो मैंने बेसिक बताया था आपको, पर अब हम बेसिक प्रोविजंस पर आ गए हैं। बोले सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो कहां से कहां तक दिए हैं? बोले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के जो प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के जो प्रोविजंस हैं, हम उन्हें स्टडी के पर्पज से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो वो प्रोविजन जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया कब था? तो बोला आया था 26 जनवरी 1950 को आया था, मतलब एप्लीकेबल हुआ था, कमेंस हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था एंड कमेंसमेंट जो हुआ था वो कब था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने कौन सा वर्ड बोला? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कौन पर्सन इंडिया के सिटीजन हैं, कौन कौन पर्सन हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक के प्रोविजंस हैं। वापस से सिटीजनशिप के जो प्रोविजन हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड होने के पहले कौन कौन सिटीजन्स हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद कौन व्यक्ति सिटीजन माने जाएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद अगर कोई व्यक्ति हमारा सिटीजन बनना चाहता है तो उसे क्या प्रोविजन कंप्लाई करने हैं। आज भी कोई फॉरेनर आकर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहे तो ले सकता है, बट उसे आज जो प्रोविजन है वो कंप्लाई करना पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने बोला हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे प्रोविजन जो ये बताते हैं कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजनशिप किस किस को है, तो वो है आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक। एंड ऐसे प्रोविजन जो ये बताते हैं ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था? 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद कोई व्यक्ति अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है, सिटीजन बनना चाहता है, तो उसे आर्टिकल 10 और 11 ये दो तरह के प्रोविजंस हैं, वो आप कंप्लाई करके क्या बन सकते हैं? सिटीजन, ठीक है। लास्ट हमने बोला, लास्ट टाइम हम इसे ब्रीफ कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। हमने बोला सिटीजनशिप के प्रोविजन कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक वो प्रोविजन जो ये बताते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरे वो प्रोविजन ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन व्यक्ति इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डिटेल देखते हैं, आगे आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 5, है ना, कि बेसिकली आर्टिकल 5 ये बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI ब्रीफ लिया है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कि एक पर्सन
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को यह व्यक्ति क्या माना जाएगा? इंडियन सिटीजन माना जाएगा, अगर ये दो कंडीशन पूरी करता है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंगली। ये दो कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो वापस से एक पर्सन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, एक पर्सन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कब आया था? तो बोले 26 जनवरी 1950 को आया था। तो बोले 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई व्यक्ति ये दो कंडीशंस पूरी करता है तो आर्टिकल 5 ये बोलता है वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। आपको समझ में आया? वापस से आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि एक पर्सन इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर वो ये दो कंडीशन पूरी करता है तो। एंड वो कब माना जाएगा? तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था तब से वो व्यक्ति इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? सिटीजन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? तो बोला है कोई भी पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, कल्चर का हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी पर्सन है अगर वो डोमिसाइल है, अगर उसका डोमिसाइल कहां है? इंडिया में, एंड वो इन तीन में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करता है, एनी ऑफ दी 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो है कि वो डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी के लिए हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पूरी करे तो वो क्या मान लिया जाएगा? इंडियन सिटीजन। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से पहली कंडीशन क्या है? डोमिसाइल। डोमिसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बोले वो डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंटली रेसिडेंट। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? परमानेंटली रेसिडेंट। परमानेंटली रेसिडेंट मतलब क्या? कि अगर एक व्यक्ति परमानेंटली स्थायी रूप से कहां रहता है? इंडिया में, तो उसका डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? इंडिया का कहलाएगा। अगर एक व्यक्ति परमानेंटली कहां रहता है? यूएस में, तो वो डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? यूएस का। सिंपल वर्ड में डोमिसाइल मतलब होता है परमानेंटली रेसिडेंट, स्थायी रूप से निवासी। जैसे हम परमानेंटली कहां रहते हैं? इंडिया में, तो क्या हो गया? डोमिसाइल हो गया। बट जरूरी नहीं है कि हम क्या है? इंडियन सिटीजन, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी कंप्लाई करना पड़ेगी। देखा जाए तो कैटरीना कैफ भी परमानेंटली अब कहां रह रही है? इंडिया में, तो वो डोमिसाइल तो है, बट क्या वो सिटीजन है? तो बोले बाकी की कंडीशंस भी देखना पड़ेगी। पहली कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन मतलब क्या? डोमिसाइल होना चाहिए। कहां का डोमिसाइल? इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का सिंपल मतलब क्या बताया मैंने आपको? तो बोले डोमिसाइल मतलब परमानेंटली रेसिडेंट। तो अगर एक व्यक्ति परमानेंटली क्या है? रेसिडेंट है इंडिया में, तो वो क्या कहलाता है? डोमिसाइल ऑफ इंडिया। ये वर्ड समझ में आया? एक व्यक्ति अगर कहां रहने चला जाता है? ऑस्ट्रेलिया, तो वो कहां का रेसिडेंट कहलाएगा? डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। एक व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है तो डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? पाकिस्तान का। जैसे सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का नाम सुना? टेनिस खेलती थी इंडिया में, शादी करी शोएब अख्तर से, कहां चली गई? पाकिस्तान। अब वो परमानेंटली कहां रहेगी? पाकिस्तान, तो उसका डोमिसाइल कहां का हो गया? पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, डोमिसाइल वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? चलो, फिर क्या है? बीच में आप देखेंगे एंड लिखा है कि एक तो बोला है वो डोमिसाइल हो एंड वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करता हो। पहली कंडीशन तो मैंडेटरी है कि डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा इन 3 में से एक कंडीशन वो कंप्लाई करे, ये जरूरी है ना? पहली कंडीशन क्या? कि वो कहां बॉर्न हुआ हो? इंडिया में। उसका बर्थ कहां हुआ हो? इंडिया में। हैप्पी बर्थडे कहां हुआ हो? इंडिया में। तो अगर वो डोमिसाइल है एंड उसका बर्थ कहां हुआ था? इंडिया में, तो वो क्या मान लिया जाएगा? इंडियन सिटीजन। या इधर ऑफ हिज पेरेंट्स कहां बॉर्न हुए हो? इंडिया में। अब इधर ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब क्या? या तो मम्मी या पापा, दोनों में से किसी का भी बर्थ कहां हुआ है? इंडिया में। ठीक है, इधर ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब क्या हुआ? कि पेरेंट्स कौन कौन? मम्मी पापा। तो या तो मम्मी या पापा दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज केवल मम्मी भी अगर इंडिया में बर्थ हुआ था तो भी आप रेसिडेंट इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। पापा का हुआ था तो भी हो सकते हैं, दोनों का बर्थ यहां हुआ था तो भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट समझ में आया? या तीसरी कंडीशन बोली है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था,
कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले के जो 5 इयर्स हैं, 26 जनवरी 1950 से इमीडिएटली प्रेसिडिंग 5 इयर्स जो है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले के 5 इयर्स में वो ऑर्डिनरीली कहां रहता है? इंडिया में। ऑर्डिनरीली ही वॉज रेसिडेंट इन इंडिया। कब? इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या यूं कहें 5 इयर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। उसके 5 साल पहले, मतलब क्या? 25 जनवरी 1946, तो 47, 48, 49, 50, सॉरी 45, है ना? तो यूं कह लो 25 जनवरी 1945 से 26 जनवरी 1950 के बीच में ये 5 साल हुए। इन 5 इयर्स में वो कहां रहा है? इंडिया में। अगर वो इन 5 इयर्स में कहां रहा है? इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीजन कहलाएगा। आर्टिकल 5 समझ में आया आपको? तो आर्टिकल 5 के लिए 2 कंडीशन। पहली कंडीशन सबके लिए है, क्या? डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब क्या बताया? परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। कहां होना चाहिए? इंडिया में। ठीक है। अच्छा, हमारे यहां सिंगल डोमिसाइल होता है, हमारे यहां सेंट्रल डोमिसाइल होता है, हमारे यहां पूरी कंट्री का डोमिसाइल माना जाता है, हमारे यहां स्टेट डोमिसाइल नहीं होता है। जैसे मैं एमपी में रहता हूं तो भी डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? इंडिया में। आप यूपी में रहते हैं तो भी डोमिसाइल कहां के कहलाएंगे? इंडिया के। एक वेस्ट बंगाल में रहता है वो भी डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? इंडिया में। दिल्ली में रहता है वो भी डोमिसाइल कहां का कहलाएगा? इंडिया का। क्योंकि हमारी पूरी कंट्री एक ही है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था जब भी, कि हमारा पूरा देश एक ही है। वो तो हमने इतने बड़े कंट्री को मैनेज करने के पर्पज से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, स्टेट्स में। तो हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप होती है, स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसी पॉइंट को लेकर बोल रहा हूं। डोमिसाइल भी हमारे यहां सिंगल होता है, इंडिया का मेनली सिटीजनशिप के पर्पज से। तो डोमिसाइल इंडिया का हो, एंड इन 3 में से, है ना, बीच में और लिखा है, इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है। तीनों पूरी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट 1 कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद। वेरी फर्स्ट, या तो जो व्यक्ति सिटीजनशिप क्लेम कर रहा है ही वॉज बोर्न इन इंडिया, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी, पेरेंट्स में से कोई भी मतलब या तो मम्मी या पापा दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहां पैदा हुआ था? इंडिया में। या इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होने के पहले के 5 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 इयर्स जो है वो इन 5 इयर्स में कहां रहा है? इंडिया के अंदर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीजन। कब कहलाएगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप प्रोवाइड करने से रिलेटेड। बट किस व्यक्ति को या कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950। अब आर्टिकल 5 तो हमने पढ़ लिया, एंड हमने बोला था कि 5 से लेकर 9 तक के जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5 तो आपको डिटेल में दिया है मॉड्यूल में, 6, 7, 8, 9 नहीं दिए हैं, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, पढ़ना भी नहीं है ना। बेसिकली आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से, जब हमारी कंट्री का डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, तो पाकिस्तान से कई पर्सन माइग्रेट हुए थे इंडिया में, इंडिया से कई पर्सन माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में, है ना। तो बोल रहा है आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जो पर्सन पाकिस्तान से कहां आए थे? इंडिया में, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके लिए आर्टिकल 6 बताया है। ये उसी समय की बात है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके लिए 6 लगता है। फिर आर्टिकल 7, 8, 9 इसी तरह से दूसरी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति जो इंडिया में आ गए हैं उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके ऊपर लग रहा था। तो 5 से लेकर 9 तक, जिसमें डिटेल आपको केवल 5 की ही दी है, याद भी उसी का करना है हम, बट ये याद रखें कि 5 से लेकर 9 तक के जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिटीजनशिप, है ना, जिसमें से 5 मेन है जो हमने पढ़ लिया।
ठीक है, यही आपको मॉड्यूल में भी दिया है। अब आर्टिकल 10 दिया है आपको। आर्टिकल 10 बोलता है कि जिस पर्सन को क्या मिली है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक के प्रोविजंस में अगर किसी भी पर्सन को क्या मिली है सिटीजनशिप, तो वो सिटीजनशिप कंटिन्यू रखेगा बट सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। वापस से आर्टिकल 10 जो है पार्लियामेंट को ये राइट देता है किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप को रिस्ट्रिक्ट करने का, किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का राइट किसको मिला है, पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 10 में यह बोला है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि जिन व्यक्तियों को आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक में सिटीजनशिप मिली थी, कब मिली थी, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन पर्सन्स को क्या मिल गई थी सिटीजनशिप, अगर वो सिटीजनशिप कंटिन्यू रख रहे हैं रखें, बट उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रखने पर पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ। पार्लियामेंट बोल सकती है आप हमारे सिटीजन हैं बट आपको ये सारे प्रोविजंस कंप्लाई करना पड़ेंगे, जब आप ये प्रोविजंस कंप्लाई करोगे तभी आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू मानी जाएगी। भले ही आप कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था तब इंडियन सिटीजन थे, हमने मान लिया, बट उसके बाद आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू है क्या, बोले हाँ है, बट उसके लिए हम लॉ बना सकते हैं। कौन, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, कौन सा लॉ बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, कौन सा लॉ बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए आप अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब ऐसा न सोचे कि आपको एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो वो सिटीजनशिप आपकी लाइफ टाइम हो गई, नहीं। अगर आपने प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए तो आपकी सिटीजनशिप वापस भी ली जा सकती है। अब पार्लियामेंट का रोल आया है इतने टाइम के बाद सिटीजनशिप प्रोवाइड करने में, अदरवाइज 5 से लेकर 9 तक में सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में लिखा था सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट हां, जो सिटीजन बन गया है आर्टिकल 10 उसे रेगुलेट करने का राइट देता है पार्लियामेंट को, एंड पार्लियामेंट ने इसके लिए प्रोविजन बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये चीजें समझ में। लास्ट दिया है आर्टिकल 11, है ना। आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को राइट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 5 से 9 तक के प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर कोई व्यक्ति क्या बनना चाहता है, सिटीजन। जैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का कोई पर्सन इंडिया आके रहना चाहता है, इंडिया की क्या लेना चाहता है, सिटीजनशिप। आज की डेट में यूएस का कोई पर्सन, पाकिस्तान का कोई पर्सन, श्रीलंका का कोई पर्सन, चाइना का कोई पर्सन, किसी भी कंट्री का कोई पर्सन अगर कहां आकर, इंडिया आकर क्या लेना चाहता है, सिटीजनशिप, तो फिर उसके लिए बोल दिया है कि पार्लियामेंट क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। एंड पार्लियामेंट ने एक कॉमन लॉ बना रखा है, 10 और 11 दोनों के पर्पज से कॉमन लॉ बना रखा है, सिटीजनशिप एक्ट 1951। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आप कंप्लाई करके आज भी इंडिया के क्या बन सकते हैं, सिटीजन। ठीक है, लास्ट टाइम रिकैप कर रहे हैं, 10 और 11 को अपन 10 में बोल दिया था, जिन्हें फ्रीडम के टाइम सिटीजनशिप मिली थी वो अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू रख सकते हैं, बट पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। 11 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया की क्या लेना चाहता है, सिटीजनशिप, तो उसे सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए पार्लियामेंट ने जो लॉ लेजिस्लेट किया है, लेजिस्लेट मतलब लॉ बनाना, तो लॉ बनाया है किसने, पार्लियामेंट ने, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसके लिए पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड पार्लियामेंट ने कॉमन एक लॉ बना रखा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसे कंप्लाई करके आज भी एंड फ्यूचर में भी कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, सिटीजन। ये तो आपके मॉड्यूल का हुआ। एक जनरल चीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली कैब
एंड CAA के बारे में सुना होगा। कैप मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, उसका बिल। लॉ, जब भी कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, उसका बिल बनाते हैं। बिल मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफ द लॉ। बिल मतलब क्या होता है, रफ कॉपी ऑफ द लॉ, प्रपोज्ड लॉ। क्योंकि लॉ तो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, हमने बोला था क्या कि लोकसभा है, राज्यसभा है, वो दोनों अप्रूव कर देते हैं। उनकी अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो जाती है तो लॉ बन जाता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल के लिए जब हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अप्रूवल के लिए किसी भी लॉ को रखा जाता है तो वो बिल कहलाता है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या था, कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल कहां रखा, लोकसभा के अंदर रखा, राज्यसभा के अंदर रखा, दोनों ने अप्रूव करा, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर लिया, तब ये क्या बन गया, लॉ। तो ये क्या बन गया फिर, एक्ट। जब वो क्या बन जाता है, लॉ, तब वो क्या कहलाता है, एक्ट। उसके पहले वो क्या था, बिल। बिल मतलब ड्राफ्ट ऑफ द लॉ। तो इस जब तक वो बिल है, अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फाइनली, इट विल नॉट बिकम लॉ, है ना। तो ये कैप था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसे फाइनली लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्ट। एक्ट मतलब क्या बन गया, लॉ फाइनली। ठीक है, अगर इसे इन तीनों में से किसी के भी द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता, मान लो लोकसभा कर देती, राज्यसभा नहीं करती या प्रेसिडेंट नहीं करता, तो ये बिल ही रहता है, खत्म हो जाता है। बिल रहता है मतलब हमें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट जब बिल फाइनली अप्रूव हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है। जब वो एक्ट बन गया देन हमें कंप्लाई करना है ना। इसी CAA का अपोज कई सारे लोग कर रहे थे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यही है हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। हमारा क्या है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसी में अमेंडमेंट किया जा रहा था। आपको समझ में आ रहा है ना, जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल होता है बिल के फॉर्म में, तो हमने बोला वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। फिर वो बिल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों ने अप्रूव करा तो वो क्या बन गया, लॉ। लॉ बन गया तो बिल वर्ड हट जाता है, फिर क्या जाता है, एक्ट। तो वो क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कोई अलग से एक्ट नहीं है, ये हमारे इसी एक्ट का क्या था, अमेंडमेंट। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर चांस दिया किन पर्सन्स को, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें रिलीजियस बेसिस पर टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, उनका रिलीजन मुस्लिम नहीं है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो उन्हें एक चांस दिया कि ठीक है, आप अगर इंडिया आ जाओ तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। इन पर्सन्स को तो वैसे भी राइट था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब इन पर्सन्स को राइट था कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश छोड़कर कहां आ सकते थे, इंडिया में। बट इन्होंने चूज किया, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी ये उतनी ही फ्रीली रह पाएंगे, भले इनका रिलीजन हिंदू है, अच्छे से रह पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के अंदर 20% हिंदू थे जब पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर। आज हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में केवल 2% बची है। पेपर में रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ते हो, रिलीजियस बेसिस पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, बहन बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, जबरदस्ती शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन्हें टॉर्चर केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका रिलीजन हिंदू है। तो उन्हें चांस दिया गया है इस एक्ट के द्वारा कि ठीक है, आप आ जाओ इंडिया में। आप उस समय भी आ सकते थे, आपका राइट बनता था, बट आपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वहां रहना ठीक समझा, अब नहीं लग रहा है, आप आ जाओ वापस। तो ये जो
कैब और सीए है, ये इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 का पार्ट है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये आपके मॉड्यूल में सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस थे वो तो मैंने बताए, एक्स्ट्रा भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, याद रखना है। चले नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमें दिया है पार्लियामेंट। तो बच्चों हमारे यहां डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये बेसिक चीज आपको बताई है। बोला है पार्लियामेंट के बेसिकली ये 3 ऑर्गन होते हैं, 3 पार्ट में पार्लियामेंट होती है, ये बोल सकते हैं हम, है ना। पहला होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट का पार्ट तो होता है बट कैसा होता है, इनएक्टिव। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ नेशन होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बट फिर भी हमारे यहां सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आप यूएसए की बात करो तो वहां प्रेसिडेंट मैन है। अब तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे स्ट्रांग पोजीशन होती है जो किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। हम एक एक करके तीनों को लेते हैं, पहले बेसिक चीज, फिर तीनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ नेशन होता है, यूं कहें फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है। तो हमारे देश का हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारे देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर होता है बट वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन होता है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्लियामेंट में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हमने बोला कि वो इनएक्टिव होता है। अब हमारे यहां जो इलेक्शन होती है या हमारे यहां जो हम जिसे हेड मानते हैं कंट्री का, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। बट ऑन पेपर्स देखा जाए तो कंट्री का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, बट वो पेपर्स पर ही है। एक्चुअली सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन हमारी कंट्री में जो है वो किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की। जबकि आप यूएस में चले जाओ तो यूएस में मेन या सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, प्रेसिडेंट। आपको यूएस के प्रेसिडेंट का नाम मालूम है, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप। बट वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम मालूम है, नहीं। क्या वहां प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, बट इनएक्टिव है, उसकी उतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं जितनी प्रेसिडेंट की है। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर मेन है, हमारे यहां प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी, बट हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारे पावर किसके पास है, प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर के पास। बट फिर भी ऑन पेपर्स यही कहा जाता है कि हेड ऑफ द नेशन जो है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द नेशन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, बट प्रेसिडेंट इनएक्टिव होता है हमारे यहां। एक्टिवली रोल सारे प्ले किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये चीज आई समझ में अपने को। फिर पार्लियामेंट का जो सेकंड पार्ट होता है वो है लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, है ना। ये जो है दोनों, ये पार्लियामेंट के हाउस कहलाते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। तो पार्लियामेंट के पहला पार्ट हो गया प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ पीपल लोकसभा भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है, लोकसभा बोले, हाउस ऑफ पीपल बोले, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोले, एक ही चीज है। दूसरा हाउस होता है अपर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, अपर हाउस को राज्यसभा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड है, राज्यसभा बोलो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलो, अपर हाउस बोलो, लोकसभा बोलो, हाउस ऑफ पीपल बोलो, लोअर हाउस बोलो। याद कैसे रखोगे, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। राज्यसभा, राजा ऊपर होता है, अपर हाउस।
ठीक है। अब ये लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। एज पर नेम इट इज क्लियर, लोकसभा या यूं कहें हाउस ऑफ पीपल, मतलब ये पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पब्लिक के द्वारा, है ना। लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे यहां, लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं वो फिर क्या इलेक्ट करती हैं? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती हैं। लोकसभा 5 साल तक चलती है। 5 साल के बाद लोकसभा का क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन। जैसे 2014 में इलेक्शन हुए थे, बीजेपी का गठबंधन एनडीए जो था उसे मेजोरिटी मिली थी, तो उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया किसको? नरेंद्र मोदी जी को। 2019, 14 से 5 साल चली, 19 में फिर इलेक्शन हुए, फिर बीजेपी को बहुमत मिला, उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर अपना इलेक्ट किया किसको? मोदी जी को। अब 19 के बाद 24 मतलब 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे। तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर मतलब अपना एक हेड चुन लेती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम। इसी तरह होती है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। राज्यसभा के जैसे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ना, जिसमें पब्लिक वोट करती है, जिसमें आप और हम वोट करते हैं। आपने हो सकता है वोट नहीं किया हो, आप माइनर हो सकते हैं अभी, बट जो मेजर होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो वोट करते हैं, सेल्फी डालते हैं, उंगली के ऊपर निशान लगा हुआ फोटो दिखाकर। तो वो डायरेक्ट पब्लिक मतलब 135 करोड़ लोग जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन में से जो एडल्ट हैं, जो 18 साल से ज्यादा के हैं, वो वोट करके लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। जबकि राज्यसभा का इलेक्शन एमएलएस के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के इलेक्शन में पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। राज्यसभा के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन पब्लिक का नहीं होता है, इनडायरेक्टली जरूर होता है, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन भी कौन करती है? पब्लिक एमएलए अपॉइंट करती है, स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, एंड फिर वो मिलकर किसका अपॉइंटमेंट करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स का। लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस समझ में आया? लोकसभा नाम से ही, लोक मतलब जनरल पब्लिक, तो यहां इलेक्शन पब्लिक का किया जाता है, पब्लिक द्वारा किया जाता है डायरेक्टली। राज्यसभा तो जो एमएलए होते हैं वो एमएलए मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर लोकसभा मैंने आपको बताया, लोकसभा वाले मिलकर क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा वाले मिलकर क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और ये कितने साल चलती है? 5 ईयर तक चलती है, ठीक है। फिर जो राज्यसभा है, राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्टली पब्लिक ना करते हुए पब्लिक के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, वो क्या करते हैं? राज्यसभा का अपॉइंटमेंट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर का। एंड वो राज्यसभा के मेंबर्स कितने साल तक काम करते हैं? 6 ईयर्स तक। राज्यसभा का वर्किंग ड्यूरेशन जो है कितना होता है? 6 ईयर्स। लोकसभा का कितना होता है? 5 ईयर्स। ये चीज आई समझ में अपने को? तो पार्लियामेंट के कितने पोर्शन हो गए? कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। अब हम इनके और पॉइंट देख रहे हैं, साथ में डिफरेंस करते जा रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर होते हैं। तो बोले लॉ मेकिंग पावर किसके पास होते हैं? तो अभी मैंने जैसा आपको कैप के बारे में बताया था, एनसीएए के बारे में बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मतलब क्या बताया था मैंने? ड्राफ्ट ऑफ द लॉ। तो जब भी हमें किसी मैटर पर लॉ बनाना होता है तो उसका ड्राफ्ट मतलब स्पेसिमेन मतलब सैंपल मतलब नमूना, रफ तैयार किया जाता है एंड उसे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, दोनों जने अपनी अपनी मीटिंग में इसे अप्रूव करते हैं। वापस से लॉ मेकिंग हम देख रहे हैं। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट।
तो ये प्रोसीजर है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। तो सबसे पहले लॉ मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे जिसे बिल बोलते हैं, उस बिल को लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा मेजोरिटी से अप्रूव कर देगी, फिर राज्यसभा में रखेंगे, राज्यसभा मेजोरिटी से अप्रूव कर देगी, मतलब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने उसे क्या कर दिया? अप्रूव। उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है। इन दोनों की अप्रूवल लेने के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है। जब प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव कर देता है तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस समझ में आया? हमने बोला था लिस्ट फर्स्ट में जो सब्जेक्ट मैटर उन पे लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर मैंने क्या बताया था कौन बनाती है? पार्लियामेंट। तो वो लॉ बनाने की प्रोसेस क्या रहती है कि सबसे पहले लॉ का स्पेसिमेन मतलब सैंपल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिल। उस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, रखा जाता है लोकसभा में। लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? 552। वो मेंबर्स मिलकर मेजोरिटी से उसे विथ या विदाउट मॉडिफिकेशन अप्रूव कर देते हैं। लोकसभा में अप्रूव हो गया, राज्यसभा में रखते हैं। राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? 250। वो 250 मेंबर मेजोरिटी से विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन उसे अप्रूव करते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों की अप्रूवल हो गई तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल गई। वहां अप्रूवल मिल गई, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देता है, तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ये चीज आई समझ में? फिर एक होता है ऑर्डिनेंस। जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने आर्टिकल 13 में, तो उसमें वर्ड आया था ऑर्डिनेंस। अगर आपको याद हो, लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने आर्टिकल 13 में, तो ये वर्ड आया था कौन सा? ऑर्डिनेंस। ठीक है। ऑर्डिनेंस मैंने बताया था कि एक लॉ होता है जो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक ऐसा लॉ होता है जो अकेले प्रेसिडेंट बनाता है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा उनसे नहीं पूछा है, सीधे लॉ कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट। लॉ बनाने की नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई? पहले बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल, फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल। बट कुछ सिचुएशन में जब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा क्या हो चुकी है? डिसॉल्व। राज्यसभा भी क्या हो चुकी है? डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब खत्म हो गई, कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, और इस बीच लॉ बनाना जरूरी है। तो फिर लॉ कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। क्यों? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। नॉट इन सेशन मतलब अभी वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, अभी उनकी छुट्टियां चल रही है, या वो डिसॉल्व हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब लॉ बनाना होता है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है, बट वो तो है ही नहीं। अब वो है ही नहीं तो अप्रूवल कैसे देंगे? यार नहीं दे सकते। बट यार लॉ बनाना जरूरी है। हम पार्लियामेंट के वापस से रीअसेंबल होने का वेट नहीं कर सकते, लॉ बनाना अर्जेंटली जरूरी है। तो फिर लॉ कौन बना देता है? प्रेसिडेंट, विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम दी लोकसभा और राज्यसभा। वो उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा है बिकॉज दे आर नॉट इन सेशन। सेशन में नहीं है मतलब समझ में आ रहा ना, वो अभी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। या तो वो डिसॉल्व हो चुके हैं, डिसॉल्व मतलब उनका ड्यूरेशन पूरा हो चुका है इसलिए नहीं है, या अभी उनकी छुट्टियां चल रही है, वो सेशन में नहीं है, अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर सीधे प्रेसिडेंट लॉ बना देता है, क्या इशू करके? ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस इज अ special law made by the president in special circumstances when both the house of parliament are not in session। तो फिर ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ कौन बना देता है? प्रेसिडेंट। ये चीज आई समझ में? बट कभी भी लोकसभा राज्यसभा बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लॉ नहीं बना सकते हैं। प्रेसिडेंट इन दोनों के न होने पर लॉ बना सकता है, बट ये दोनों प्रेसिडेंट के न होने पर भी लॉ नहीं बना सकते हैं। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चलिए तीसरा, इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा का कैसे होता है? राज्यसभा का कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया हमारे यहां चुनाव नहीं होता। हमारे यहां चुनाव किसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली वाले मिलकर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट असेंबली के मेंबर, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब बता दिया मैंने, लोकसभा एंड राज्यसभा।
एंड जो स्टेट असेंबली जिसे विधानसभा कहा जाता है, ये मिलकर किसका अपॉइंटमेंट करते हैं? प्रेसिडेंट का। वापस से प्रेसिडेंट का इलेक्शन पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली को विधानसभा भी कहा जाता है, ये लोग मिलकर करते हैं। जबकि हमने बोला लोकसभा को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करते हैं? पब्लिक। हर 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है वो अपना पीएम बना लेती है। राज्यसभा का मैंने आपको बताया एमएलएज मिलकर करते हैं। एमएलएज मतलब ये स्टेट असेंबली वाले, विधानसभा वाले, वो मिलकर राज्यसभा वालों का इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन समझ में आ गया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली वाले मिलकर। लोकसभा नाम से ही है, लोक मतलब पब्लिक कर लेती है। राज्यसभा वालों का एमएलएज मिलकर करते हैं। फिर अगला दिया है सीट्स। प्रेसिडेंट तो एक ही होगा, उसकी एक ही सीट है। नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स और नहीं होते, एक प्रेसिडेंट ही होते, एक ही होता है बस। अब बोले लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा की कितनी सीट्स होती हैं? तो लोकसभा की एट प्रेजेंट मैक्सिमम सीट है 552। लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है? 552। इसमें से 530 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी में से आते हैं, एंड बाकी 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वापस से प्रेसिडेंट तो एक ही, उसकी एक ही सीट है, खत्म। लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? बोले 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। अब बोले इसका बाइफिकेशन क्या है? 552 में से कौन कहां से आता है? तो बोले आउट ऑफ दैट 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट में से आते हैं। चुनाव होते हैं ना कि एमपी में 100 सीट्स हैं, यूपी के अंदर 200 सीट्स हैं, तो ऐसे सीट्स आती हैं। अब एमपी में मान लो 100 बोला मैंने और यूपी में 150, तो ऐसा डिफरेंस क्यों? तो बोले ये सीट्स डिपेंड करती हैं उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। एमपी से कितनी सीट्स आएंगी, दिल्ली से कितनी सीट्स आएंगी, यूपी से कितनी सीट्स आएंगी, ये डिपेंड करती है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर यूपी की है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं। पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एमपी की हुआ करती थी जब एमपी और छत्तीसगढ़ सेम होते थे, बट एमपी छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो यूपी में से सबसे ज्यादा क्या आते हैं? लोकसभा के मेंबर्स आते हैं। जैसे दिल्ली में से 7 ही आए, ये चीज आई समझ में? तो अलग अलग यूपी में से लगभग 80 आते हैं, दिल्ली में से 7 ही आते हैं। ठीक, फिर क्या बोला? यूनियन टेरिटरी समझते हैं? जैसे दमन एंड दीव है, जिन्हें जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है वहां कंट्रोल कौन करती है? यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनमें से 20 जने आते हैं, एंड बाकी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है। ये बेसिकली फॉरेन कम्युनिटी होती है जिनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है, तो ये 2 मेंबर वहां से आते हैं। तो देखा जाए तो लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हो गए? तो बोले 552 हो गए। 530 कहां से आते हैं? स्टेट से आते हैं, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सबसे मिलाकर 530 आएंगे। फिर 20 यूनियन टेरिटरी, दमन, दीव, पौंडीचेरी, जो यूनियन टेरिटरीज है वहां के 20 आते हैं, एंड 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये मैक्सिमम सीट है। एट प्रेजेंट हमारी लोकसभा की सीट्स कितनी है? 545। ये मैक्सिमम सीट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बट करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी सीट्स, एक्टिव सीट्स कितनी है? 545 है। ये चीज आई समझ में? राज्यसभा की सीट्स कितनी बताई मैंने? 250 होती है। इनमें से 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा आते हैं, जैसे ये आते हैं ना स्टेट और यूनियन, तो ऐसे 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। कहां से कितना आएंगे वो वही डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एमएलएस करेंगे उस स्टेट के। तो जितने स्टेट्स के होंगे उस हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 12 जो होते हैं राज्यसभा के मेंबर वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
वापस से राज्यसभा में टोटल या मैक्सिमम मेंबर होते हैं 250, उसमें से 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करते हैं, वहां के एमएलए अपॉइंट करते हैं, 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट जब राज्यसभा के मेंबर अपॉइंट करता है तो उसे वो चेक करेगा कि जिन पर्सन्स को वो अपॉइंट कर रहा है उनके पास स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, कौन से फील्ड का, आर्ट का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का। जैसे रेखा का अपॉइंटमेंट किया गया राज्यसभा के मेंबर के रूप में, जयाप्रदा राज्यसभा के मेंबर के रूप में, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर के रूप में था। सचिन तेंदुलकर ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उसका अपॉइंटमेंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। ये चीज आई समझ में? तो 250 मेंबर्स, जिसमें से ये सब आपको नंबर्स याद रखना पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से 12 प्रेसिडेंट करता है, कंसिडरिंग द स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, गेम्स। ठीक है। एट प्रेजेंट एक्टिव सीट्स कितनी है? 245। जैसे यहां मैंने बताया था ना 552 है और एक्टिव कितनी है? 545। ऐसे यहां 250 है बट एक्टिव कितनी है? 245, जिसमें से 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के हैं और 12 तो किसने अपॉइंट कर रखे हैं? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं। तो ये हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। रिकैप कर लेते हैं एक बार। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन है बट एक्टिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं होते हैं। फिर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लॉ बनाने को लेजिस्लेट करना कहते हैं एंड इसके लिए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है। लेकिन अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट अकेला भी लॉ बना सकता है ऑर्डिनेंस इश्यू करके। फिर इलेक्शन प्रेसिडेंट का हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली वाले मिलकर करते हैं, लोकसभा का पब्लिक करती है, राज्यसभा का एमएलएस करते हैं। फिर सीट्स बोली पॉपुलेशन के बेसिस पर रहती है, 552 मैक्सिमम सीट्स है, 530 स्टेट की, 20 यूनियन टेरिटरी की, 2 एंग्लो इंडियंस की। एक्टिव 545 है, एग्जिस्टिंग या करंटली जो एक्टिव है वो। फिर 250 है ये और 245 ये इस तरह से एक्टिव है। टर्म मैंने आपको बताया 5 साल, प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है, लोकसभा वालों का भी 5 साल होता है, राज्यसभा वालों का कितना होता है? 6 इयर्स होता है। यह आपकी पार्लियामेंट की कहानी है। अब पार्लियामेंट के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग दिया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? बोले हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाले मिलकर और स्टेट असेंबली वाले मिलकर करते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग दिया पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 53 जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ नेशन होता है, सारे पावर उसी के पास होते हैं, बट वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। एक्टिव पावर किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री का हेड तो प्रेसिडेंट ही है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है, नेशन ऑफ हेड जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे पावर किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर सारे काम करता है बट किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। काम सारे, पावर सारे यूज कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। बट बिल किसके नाम का फटता है? प्रेसिडेंट के नाम का। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री का हेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, सेंट्रल का हेड है। तो पूरे देश के पावर, पूरी कंट्री से रिलेटेड पावर किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, मतलब पूरी कंट्री को चलाने के पावर प्रेसिडेंट के पास है। वो पूरी कंट्री के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सबका हेड है। कंट्री के बिहाफ पर जो भी डिसीजन लेना है प्रेसिडेंट लेता है। बट आप वही सोच रहे होंगे यार ये काम तो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो मैंने अभी बोला ना काम प्राइम मिनिस्टर करेगा, बट किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो कौन है? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हेड किसको बताया है? प्रेसिडेंट को। तो सब नाम काम उसी के नाम से होते हैं, है ना। अब
प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनमें उन्हें 4 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया है, दूसरा मिलिट्री पावर दिया है, तीसरा लेजिस्लेटिव पावर दिया है, फोर्थ जुडिशियल पावर दिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं पूरी कंट्री के रिलेशनशिप में, उन्हें 4 हेड में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेशन आप समझते हैं, प्रशासन। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सबका एडमिनिस्ट्रेशन करना, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करना, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आते हैं। और ये पावर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। सेकंड, मिलिट्री पावर। तो हमारे मिलिट्री के 3 विंग्स हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। मतलब एयरफोर्स, नेवी और बॉर्डर फोर्स, है ना। सारी मिलिट्री की जितनी भी 3 विंग्स है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बॉर्डर वाले हो, इन सबका हेड प्रेसिडेंट होता है। ये प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर काम करते हैं। मिलिट्री को कंट्रोल करने का पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, तो मिलिट्री पावर में मिलिट्री के तीनों विंग्स जो है, एयरफोर्स, नेवी वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, सबका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब आपको मैंने बताया लॉ मेकिंग पावर। तो हमने बताया कि प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होते हैं। क्यों होते हैं? पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने के बाद भी वो बिल लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक कि किसकी परमिशन ना हो? प्रेसिडेंट की। फिर हमने बोला हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो एक्सेप्शनल केस में प्रेसिडेंट खुद ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ बना सकता है। ठीक है, फिर वो क्या कर सकता है? लोकसभा को बुला सकता है, समन करके बुला सकता है किसी भी टाइम पर। इवन लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि हेड तो कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। फिर होते हैं जुडिशियल पावर, है ना। जुडिशियल पावर तो नॉर्मली कोर्ट के पास होता है। जुडिशियल पावर मतलब हमने बोला जस्टिस करने की पावर, एंड जस्टिस तो कौन करता है? कोर्ट करता है ना। बट प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के बाद पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट किसी भी ऑफेंडर की सजा को खत्म या कम कर सकता है। जैसे अगर किसी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दिया है कि इसे फांसी की सजा दे दी जाए, तो आपने पढ़ा होगा पेपर के अंदर कि भाई वो किसके पास एप्लीकेशन लगाता है? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं कि भले ही उसे डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, बट प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा को, डेथ सेंटेंस को हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है उसे छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, सारी सजा खत्म कर दे। ये पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। चीज आई समझ में? तो जुडिशियल पावर, जो फाइनल पावर होते हैं, वो किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पावर 4 पार्ट में डिवाइड किए। एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है सबका एडमिनिस्ट्रेशन वो करता है। मिलिट्री, तीनों तरह की मिलिट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, उन्हें कंट्रोल करना है, वॉर का अनाउंसमेंट करना है, सब प्रेसिडेंट के पावर होते हैं। तीसरा, लेजिस्लेटिव, लॉ बनाने का राइट रखता है। एंड फोर्थ, जुडिशरी पावर, कि वो किसी भी ऑफेंडर की सजा को खत्म करना, कम करने का ये राइट भी रखता है। ये चीज आई समझ में? चलिए, फिर क्या दिया अपने को? नेक्स्ट दिया है पावर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस वाला ही बताया। अच्छा, प्रोम्युलगेट मतलब होता है टू मेक लॉ, है ना। तो ये आपको मैंने समझा दिया, वही है। वापस से रिवाइज करा देता हूं मैं। कोई भी लॉ बनाते हैं सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस ड्राफ्ट को हम बिल बोलते हैं। उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया तो वो बिल क्या बनता है? लॉ। अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। बट अगर स्पेशल केस में हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब वर्किंग नहीं कर रहे हैं, किस कारण से? या तो छुट्टियों पे हैं, किस कारण से? डिसॉल्व हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। यह हो सकता है लोकसभा तो है बट राज्यसभा नहीं है, यह हो सकता है राज्यसभा तो है बट लोकसभा नहीं है, और दोनों की अप्रूवल चाहिए हमें। दोनों की अप्रूवल नहीं है तो लॉ नहीं बन सकता है। बट अर्जेंसी है, लॉ बनाना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट लॉ बना देगा। क्या इश्यू करके?
ऑर्डिनेंस इशू करके, है ना। तो ऑर्डिनेंस इशू करना ये लेजिस्लेटिव पावर में आते हैं, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस इशू करना, एंड ऑर्डिनेंस इशू करना सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है प्रेसिडेंट का, और वो ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ बना सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हमें दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मॉड्यूल का आपको जो नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है वो कौन सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। चले समझते हैं। तो बोले सबसे पहले तो प्रेसिडेंट होगा, है ना, जो हमने बोला था हेड ऑफ नेशन होता है। मैंने आपको बताया वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, प्रेसिडेंट। बट रियल हेड जो होता है, एक्चुअल हेड जो होता है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, वापस से प्रेसिडेंट मैंने बताया हेड ऑफ नेशन है, प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे बड़ा सबसे पावरफुल पर्सन प्रेसिडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सारे पावर कौन एक्सरसाइज करता है, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सारे काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नेशन हेड कौन है, प्रेसिडेंट। बट रियलिटी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो पावर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। अब हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा होती है ना, तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। एक्चुअली क्या होता है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 552 सीट्स होती हैं और अभी करंटली कितनी है, 545, उसमें से मेजोरिटी की सीट्स जिस पार्टी के पास आती हैं उस पार्टी को फिर प्रेसिडेंट इनवाइट करता है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ और आप अपना हेड कौन रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मतलब सारे मिनिस्टर का हेड है, बोला आपका हेड कौन रहेगा ये बता दो। तो वो अपनी तरफ से प्रपोजल देते हैं कि हमारी पार्टी है, मेजोरिटी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये है, एंड फिर प्रेसिडेंट फॉर्मली औपचारिकता पूरी करते हुए उस व्यक्ति को क्या अपॉइंट कर देता है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन नहीं होते हैं, हम तो क्या करते हैं, केवल लोकसभा के मेंबर सिलेक्ट करते हैं। वो लोकसभा के मेंबर्स, वो हाउस ऑफ पीपल के मेंबर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं अपना, जो उनकी पार्टी का हेड होता है। फिर वो प्रपोजल किसको दे देते हैं, प्रेसिडेंट को, कि इसे आप हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दो, एंड प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या करता है, अपॉइंटमेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। कैसे ये समझ में आया ना कि भाई हाउस ऑफ पीपल के जब इलेक्शन होंगे, हाउस ऑफ पीपल के 3 नाम बताया मैंने, लोकसभा बोल दो, हाउस ऑफ पीपल बोल दो या लोअर हाउस बोल दो। इनका जब इलेक्शन होगा तो जिस पार्टी की मेजोरिटी की सीट्स रहेंगी, सबसे ज्यादा सीट रहेंगी, उन्हें प्रेसिडेंट इनवाइट कर लेता है कि आप आ जाओ, अपनी सरकार बना लो, एंड आपका हेड कौन है ये बता दो। वो पार्टी वाले अपनी तरफ से बता देते हैं ये हमारा हेड है, फिर प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, किसी की अगर मेजोरिटी नहीं होती तो फिर गठबंधन की सरकार बनती है, अलायंस बनते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है काउंसिल्स का भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। बट किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। काउंसिल का भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट, बट किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो ये अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट में मैंने 2 चीजें आपको बताई कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा किसका, प्राइम मिनिस्टर का, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, बट किसकी एडवाइस पर करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ये समझ में आ गया अपने को। फिर क्या बोला कि अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और इनका काम क्या होता है, तो बोले
हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। सारे डिसीजन किसके नाम से लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के। बट वो डिसीजन लेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर। वो डिसीजन लेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर। वो अपना डिसीजन किसको बता देते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट वो फाइनली अपनी तरफ से बोल देता है ये मेरा डिसीजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन किसने लिया? प्रेसिडेंट ने। बट रियलिटी में डिसीजन किसने लिया? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर। ठीक है, तो डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट खुद से काम नहीं कर सकता है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस एंड एड के अकॉर्डिंगली काम करेगा। वापस से, जो प्रेसिडेंट है ना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, बट वो डिसीजन सारे प्रेसिडेंट के नाम से होंगे, बट वो एक्टिवली कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, खुद से कोई डिसीजन वो नहीं ले सकता है। वो जो भी डिसीजन लेगा उसमें उसे ऐड, उसे हेल्प कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसे एडवाइस कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड से, हेल्प से, असिस्टेंस से, उनकी एडवाइस से कौन डिसीजन लेता है? प्रेसिडेंट। तो सीधी सी बात है, इन दोनों पे डिपेंडेंट कौन हो गया? प्रेसिडेंट। क्योंकि जो ये हेल्प देंगे, जो ये असिस्टेंस देंगे, उन्हीं के बेसिस पर काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट हाँ, डिसीजन किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट के नाम से, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं। इसलिए तो हमने बोला ये तो इनके इशारों पर काम कर रहा है, एक्चुअल पावर तो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ये चीज आई समझ में? तो रिकेप कर लेते हैं इसको अपन, है ना। तो हमने बोला प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर का। जिस पार्टी को मेजोरिटी की सीट्स मिलती हैं उन्हें इनवाइट कर लेते हैं, वो बता देते हैं ये हमारा हेड है, और उस हेड को फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स कितने होंगे? तो बोल दिया है नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ हाउस ऑफ पीपल। मतलब हाउस ऑफ पीपल में जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या बोला है? हाउस ऑफ पीपल में जितने मेंबर्स हैं उसका मैक्सिमम 15% काई में होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर मिलाकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर मिलाकर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चलें फिर से बोले। तो अगर हाउस ऑफ पीपल में हमने बोला था 552 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं, तो उसका हम निकालेंगे 15%, है ना। तो कितना आया? 82। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टर ये हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 81। 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। 82 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने बोला था करेंटली हाउस ऑफ पीपल में कितने जने हैं? 545। इसका 15% निकाला, कितना आया? 81। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर मिलाकर 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 80। तो ये 81 इस तरह से, ये समझ में आया। तो हाउस ऑफ पीपल में जितने जने हैं उसका मैक्सिमम 15% होगा। उस 15% में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलाकर उस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बोला डिसीजन तो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम से होगा, बट प्रेसिडेंट जो है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। प्रेसिडेंट विल एक्ट एज पर द एडवाइस एंड एड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए रियली हेड ये है, ये तो इनके हाथ की कठपुतली ही होता है। फिर अपॉइंटमेंट हमने बोल दिया, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर का भी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब वो अपॉइंटमेंट करेगा तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेगा। फिर ये अपना ऑफिस जो होल्ड करेंगे एट द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना। प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना जो ऑफिस होल्ड करके रखेंगे, नॉर्मली 5 साल का होता है, बट वो किसकी इच्छा तक रखेंगे? जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है।
बीच में भी अगर सरकार गिर जाती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, तीसरे वाले पॉइंट में पढ़ा था हमने लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कि वो विधानसभा को बुला भी सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, संसद को भी भंग कर सकता है वो, है ना। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है एक्सेप्शनल पावर में है, यहाँ आपको डिटेल में दिया नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, तो वो प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकता है। फिर जब प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करेगा तो इन्हें ओथ सेरेमनी होती है, आपने देखा होगा मोदी जी अपॉइंट हुए तो उनके सारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और ओथ होते हैं, वो कागज लेकर पढ़ते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो देश के अगेंस्ट हो, अपनी पोस्ट के साथ जस्टिस करूंगा, पूरा पावर पूरे ढंग से काम करूंगा, सीक्रेसी मेंटेन कर रखूंगा। तो वो ओथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, कसम खिलवाई जाती है कि वो प्रॉपरली काम करेंगे, करे या नहीं करे इससे मतलब नहीं, बट ओथ होती है। फिर बोल दिया है कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस कौन से कितने होंगे, मतलब इन्हें कितना पेमेंट किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो बोले पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी। और जब तक पार्लियामेंट ने इनका पेमेंट डिसाइड नहीं किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में जितना दिया है उतना दिया जाएगा वापस से। बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेंगे ना तो पैसा कितना देना उनको, तो बोले पैसा कौन डिसाइड कर देगा, तो बोले पार्लियामेंट लॉ बना देगी इस बारे में कि इनको इतना इतना पैसा देना है। और अगर पार्लियामेंट ने जब तक लॉ नहीं बनाया ना तब तक क्या रहेगा, तो बोले सेकंड शेड्यूल में जितना बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में जितना बताया ना उतना दे दो, खत्म करो। ये पॉइंट आ गया समझ में, कर लेंगे इसको। चले नेक्स्ट, अगला हेडिंग पढ़ने और समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, है ना, कि इंडिया में इलेक्शंस कितने तरह के होते हैं। ठीक, हालांकि टॉपिक नहीं दिया आपको, इसकी बहुत सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, बट जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो एक बेसिक चीज ये समझने के बाद मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूं। तो हमारे यहां जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली इलेक्शन होते हैं तीन तरह के, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, है ना। स्टेट असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं। लोकसभा हमने पढ़ा था, लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो स्टेट असेंबली होती है विधानसभा। अब बोलिए ये तीन में डिफरेंस क्या होता है, ये किस तरह से क्या होते हैं। तो लोकसभा का हमने बोला था कि जो इलेक्शन होता है वो पब्लिक करती है डायरेक्टली। राज्यसभा का इलेक्शन हमने बोला था एमएलएस करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। स्टेट असेंबली का इलेक्शन भी पब्लिक के द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें भी लोकसभा में भी वोटिंग पब्लिक करती है, स्टेट असेंबली विधानसभा में भी वोटिंग पब्लिक करती है। डायरेक्ट वोटिंग होती है, लोकसभा में भी वोटिंग डायरेक्ट होती है, विधानसभा में भी वोटिंग डायरेक्ट होती है, राज्यसभा में पब्लिक इनडायरेक्ट वोटिंग करती है। इनडायरेक्ट वोटिंग क्यों, क्योंकि जो एमएलएस होते हैं जिन्हें पब्लिक ने ही इलेक्ट किया है वो पब्लिक के बिहाफ पर राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट का डिफरेंस समझ में आया। लोकसभा में पब्लिक वोटिंग करती है डायरेक्टली, विधानसभा में भी पब्लिक वोटिंग करती है डायरेक्टली, राज्यसभा में पब्लिक वोटिंग करती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब किसके थ्रू, एमएलएस के थ्रू। एमएलएस कौन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, लोकसभा का ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है, राज्यसभा का ड्यूरेशन 6 इयर्स का होता है, विधानसभा का ड्यूरेशन भी 5 इयर्स का ही होता है। ठीक है, मेजर आपको कंफ्यूजन हो सकता है लोकसभा में और विधानसभा में। लोकसभा में जब मेजोरिटी की सीट जिस पार्टी के पास आती है, तो मैंने आपको बताया था वो फिर क्या बनाते हैं, अपना पीएम। लोकसभा पूरी कंट्री का इलेक्शन होता है। लोकसभा क्या होता है बेटा, पूरी कंट्री का इलेक्शन होता है, एंड जिसकी पार्टी मेजोरिटी में रहती है वो फिर अपना क्या बनाती है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट असेंबली नाम से क्लियर है, ये इंडिविजुअल स्टेट का इलेक्शन होता है। विधानसभा जो है वो क्या होती है, इंडिविजुअल स्टेट का इलेक्शन होती है। एंड जिस स्टेट के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, जो पार्टी मेजोरिटी के अंदर होती है, वो पार्टी फिर अपना चीफ मिनिस्टर सीएम इलेक्ट करते हैं। अब क्लियर हो रहा है और ज्यादा। लोकसभा वाले
पीएम बनाते हैं, विधानसभा वाले सीएम बनाते हैं। लोकसभा पूरी कंट्री का एक साथ होती है, विधानसभा इंडिविजुअल स्टेट का होता है। क्योंकि लोकसभा पूरी कंट्री में एक साथ होती है, जबकि विधानसभा डिफरेंट टाइम पर हो सकती है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, अभी रिसेंटली दिल्ली के चुनाव हुए थे, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर तैयारी चल रही है विधानसभा के चुनाव की। तो विधानसभा के चुनाव जो है ना वो अलग अलग टाइम पर होते हैं, एंड विधानसभा के चुनाव जो है वो इंडिविजुअल स्टेट का होता है। एंड स्टेट में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो पार्टी फिर अपना क्या इलेक्ट करती है, सीएम। लोकसभा वाले पूरी कंट्री के एक साथ होते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी बहुमत मिलता है फिर वो अपना क्या बनाते हैं, पीएम। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ये तो अलग ही जा रहा है राज्यसभा वाला इनडायरेक्ट, है ना। फिर बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट वोटिंग होती है, सिटीजन्स करते हैं। यहां भी डायरेक्ट वोटिंग होती है और कौन करते हैं, सिटीजन करते हैं, ठीक है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस केवल यही है, यहां पीएम इलेक्ट होगा, यहां सीएम इलेक्ट होगा। ये इंडिविजुअल स्टेट का, ये पूरी कंट्री का। क्लियर हुआ बेटा। यहां जो वोटिंग होती है राज्यसभा में, एमएलए जो वोटिंग करते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। आपने कंपनी लॉ के अगर लेक्चर पूरे देख लिए हैं मेरे, तो उसमें भी ये वर्ड आया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, या यूं कह लो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, इनका कैलकुलेशन इजी नहीं होता है, ना ही कैलकुलेशन 2-5 मिनट में समझा जा सकता है। बट ये दोनों आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखना है कि राज्यसभा में जो वोटिंग होती है, जो कौन करते हैं, एमएलए करते हैं, वो किस बेसिस पर करते हैं, वो डायरेक्ट वोटिंग है, सिंपल वोटिंग है, जनरल वोटिंग नहीं होती है। वो वोटिंग कैसी होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। बोलेंगे बच्चों वो वोटिंग कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, ये दोनों एक ही, मतलब मेथड अलग, नाम अलग अलग है बट मेथड दोनों क्या है, एक ही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वोट होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसकी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ना आपके लेवल का है ना आपके कोर्स में दिया है, बट हां ये वर्ड जरूर दिया है कि राज्यसभा के मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएस थ्रू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम आ रहे हैं विधानसभा पर, जो आपको अगला हेडिंग दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, उसकी डिटेल अपन आते हैं, है ना। ये रिकैप कर लेते हैं एक बार। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक करती है, विधानसभा डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक करती है, राज्यसभा में एमएलए करते हैं, ठीक है। लोकसभा का ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है, राज्यसभा का 6 इयर्स, विधानसभा का 5 इयर्स। लोकसभा के अंदर पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शन होते हैं और पीएम का इलेक्शन किया जाता है। विधानसभा के अंदर अलग अलग टाइम पर होते हैं एंड सीएम का इलेक्शन होता है। और राज्यसभा के अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर क्या की जाती है, वोटिंग। नेक्स्ट हेडिंग जो हमें दिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, है ना। लेजिस्लेचर इन स्टेट को स्टेट असेंबली कहा जाता है, लेजिस्लेशन इन स्टेट को विधानसभा भी कहा जाता है। ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है, ठीक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 लेवल पर होता है, एक पूरा सेंट्रल लेवल पर होता है जिसे लोकसभा कहते हैं, एक स्टेट लेवल पर होता है जिसे विधानसभा कहते हैं, है ना। उसे ही स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली कहा जाता है। समझ में आया आपको। तो तीनों एक ही वर्ड है, विधानसभा बोल दो, स्टेट लेजिस्लेचर बोल दो या स्टेट असेंबली बोल दो, ठीक। तो जैसे हमने पूरी कंट्री के लिए पढ़ा कि कंट्री के लिए कौन होती है, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हमने पढ़े, प्रेसिडेंट पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा, मतलब प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस होते हैं। उसी तरह से स्टेट के लिए पार्लियामेंट ना होते हुए क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट के लिए पार्लियामेंट वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके भी 3 पार्ट या 2 पार्ट होते हैं। एक तो कौन होता है, गवर्नर, एंड दूसरा 2 हाउसेस होते हैं। गवर्नर होता है और कौन होते हैं, 2 हाउसेस। अब प्रेसिडेंट जो है वो तो पूरी कंट्री का हेड है। प्रेसिडेंट जो है वो तो क्या है, पूरी कंट्री का हेड है। प्रेसिडेंट का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर।
जो पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं पूरी कंट्री के लिए, जो पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं पूरी कंट्री के लिए, सेम पावर होते हैं गवर्नर के पास, बट उस स्टेट के लिए जिस स्टेट का वो गवर्नर है। ठीक है, तो गवर्नर जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उस रेस्पेक्टिव स्टेट को मैनेज करता है, हैंडल करता है। प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू स्टेट्स को कंट्रोल करता है, एंड अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो जैसे हमने बोला था सेंट्रल के केस में, यूनियन के केस में पार्लियामेंट थी, उसके 3 पार्ट थे, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस। उसी तरह से स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसके भी 3 या 2 हिस्से रहेंगे, गवर्नर रहेगा और हाउसेस रहेंगे। किन्हीं किन्हीं स्टेट में 1 हाउस होगा, किसी किसी स्टेट में 2 हाउस होंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, इनमें 2 हाउसेस हैं। इनके अलावा जितनी स्टेट्स हैं उनमें 1 हाउस है ना। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, यहां पर 2 हाउसेस हैं। बाकी सारी स्टेट में कितने हाउसेस हैं? 1। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें गवर्नर होगा ये पक्का है, हाउस होगा ये पक्का है। कितने हाउस होंगे डिपेंड करता है स्टेट्स पर। कुछ स्टेट में 2 हाउसेस हैं, कुछ स्टेट में केवल 1 हाउस है ना। जिन स्टेट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं तो एक कहलाता है एलसी, एक कहलाता है एलए। एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन स्टेट्स के अंदर 2 हाउसेस हैं तो उन 2 हाउसेस के नाम क्या क्या हैं? तो बोले एलए एंड एलसी। एलए बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी बोले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन स्टेट्स के अंदर केवल 1 हाउस होता है वहां केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, वापस से जहां 2 हाउसेस हैं वहां एलए एंड एलसी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहां 1 हाउस है वहां एलए होगा, एलसी नहीं होता है। ठीक है, अब एलए जो है जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अगर कुछ स्टेट जो है जहां 2 हाउसेस हैं तो एलए और एलसी होता है, और जहां 1 ही हाउस है वहां केवल एलए होता है ना। अब जो एलए है चाहे वो एलसी के साथ हो या अदरवाइज हो, जो एलए है उसमें मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं और कम से कम कितने होते हैं? 6। ठीक है, एलए में मैक्सिमम मेंबर्स कितने रहेंगे? नॉट मोर देन 500, 500 से ज्यादा नहीं। एंड मिनिमम कितना है? बोले 6 तो होना चाहिए, है ना। फिर इनका डायरेक्ट इलेक्शन करती है पब्लिक। ये अभी आपको मैंने कंपेयर करके बताया था, तो उसमें बताया था आपको मैंने कि भाई 3 तरह के इलेक्शन हुए, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली मतलब वही स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हम क्या बोलते हैं विधानसभा। तो ये डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। बताया था मैंने कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और यही मिलकर क्या इलेक्ट करते हैं? अपना सीएम। जिस पार्टी को मेजोरिटी की सीट मिलती है स्टेट्स के अंदर वो अपना सीएम बना लेते हैं। ठीक है, एंड अलग अलग टाइम पर होते हैं इलेक्शन, जरूरी नहीं सेम टाइम पर हो। ये भी पॉसिबल है कुछ स्टेट में सेम टाइम पर हो रहे हो, कुछ स्टेट में अलग अलग टाइम पर हो रहे हो। ठीक है, फिर एलसी जो है, एलसी में कितने मेंबर रहेंगे? तो बोले कि जो एलए में मेंबर है उनका 1/3, है ना। जैसे किसी स्टेट के अंदर एलए में 60 मेंबर है तो उसका 1/3 मतलब 20 मेंबर मैक्सिमम रहेंगे। जैसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिखा था ना, उसमें हाउस ऑफ पीपल का 15% होता था ना मैक्सिमम। वैसे यहां दिया हुआ है कि जितने मेंबर्स एलए में है उस स्टेट में, जैसे मान लो हमने बोला एमपी है, एमपी के एलए में 60 मेंबर हैं तो उसका 1/3 मतलब 20 मेंबर, मैक्सिमम 20 मेंबर काय में होंगे? एलसी के अंदर होंगे। ठीक है, बट मिनिमम कितने होते हैं? 40। तो कम से कम आपको 40 तो मेंटेन करके रखना है। ये पॉइंट आया समझ में? चले वापस से देखते हैं। मान लो किसी स्टेट के अंदर 300 है ना, 300 मेंबर्स है तो 300 का 1/3 कितना हुआ? 100। तो आपको 100 मेंबर्स तो रखना पड़ेंगे, मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 40। तो इसके पहले जैसे 20 आ रहा था तो 20 से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम कितना रखना पड़ेगा? 40। ठीक है,
एलए में 500 मेंबर मिनिमम 6 जिसका इलेक्शन करेगी पब्लिक। एलसी में जितने एलए में मेंबर हैं उसका 1/3 मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, बट कम से कम कितना होना चाहिए, 40 तो होना चाहिए। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। फिर एलए आपको बता दिया मैंने 5 साल के लिए होता है। कब से, तो बोले एलए की जो फर्स्ट मीटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो फर्स्ट मीटिंग की डेट होती है, जो फर्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स की थी, जैसे आज इलेक्शन हुए, सीएम बन गया, फर्स्ट मीटिंग की डेट हमने मान लो 15 दिसंबर फिक्स की, तो जो 15 दिसंबर है वहां से वो 5 साल तक चलेगा और उसके बाद वो कंपल्सरीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। विधानसभा मैंने आपको बताई थी 5 साल तक चलती है। 5 साल कब से, तो बोले जो डेट, एक्चुअल मीटिंग होने से मतलब नहीं है बेटा, जो डेट फिक्स हुई थी फर्स्ट मीटिंग की, किसकी फर्स्ट मीटिंग, एलए की फर्स्ट मीटिंग, तो एलए की फर्स्ट मीटिंग की जो भी डेट थी, एलए की फर्स्ट मीटिंग की जो भी डेट थी वहां से 5 साल तक वो काम करते हैं, 5 साल बाद कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाते हैं। बट हां, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, उसके पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे अभी एमपी में क्या हुआ था, साल भर पहले इलेक्शन हुए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, है ना, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने अपना एलए बना लिया। अब वो 5 साल तक चलना था, बट अभी साल भर बाद ही मार्च के अंदर क्या हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिरा दिया। उनके कुछ एमएलए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और 20-22 एमएलए थे वो किसके पास आ गए, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास आ गए, कांग्रेस छोड़कर। तो उनकी मेजोरिटी कम हो गई, उनकी मेजोरिटी कम हो गई तो मेजोरिटी किसकी हो गई, बीजेपी की हो गई। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रपोजल रख दिया क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। उन्होंने गवर्नर से बोला कि हमारी पार्टी मेजोरिटी में है और हमें सीएम बनाने का मौका दे। गवर्नर ने चेक किया, मेजोरिटी है, सीएम बनाने का मौका दिया। शिवराज सिंह चौहान वापस से क्या बन गए, सीएम। हालांकि कांग्रेस के कितने साल नहीं हुए थे, 5 साल। तो ये 5 साल मैक्सिमम है, 5 साल तक चले ये जरूरी नहीं, बट 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी ये पक्का है। 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी ये पक्का है, बट 5 साल चले ये जरूरी नहीं है ना। फिर एलसी का डिसोल्यूशन नहीं होता है, एलए का तो डिसोल्यूशन हो जाता है, एलसी का डिसोल्यूशन नहीं होता है। बट हाँ, एलसी के जितने भी मेंबर हैं उसका 1/3 रिटायर होते जाते हैं। एलसी के जितने भी मेंबर हैं उसका 1/3 रिटायर होते जाएंगे। कितने साल बाद, बोले 2 साल बाद, 2-2 साल के अंदर वो रिटायर होते रहेंगे। जैसे मान लो एलसी के अंदर 60 मेंबर हैं तो उसका 1/3 मतलब कितना, 20 हर साल क्या होते जाएंगे, रिटायर्ड होते जाएंगे। कब, 2 साल बाद। कैसे, किन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, तो वो सारे प्रोविजन कौन बताएगी बेटा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एलसी के मेंबर रिटायर हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये, रिकैप कर लें एक बार। तो हमने बोला जैसे कि सेंट्रल लेवल पर क्या होती है, पार्लियामेंट, उसी तरह से स्टेट लेवल पर क्या होती है, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, या क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली। जैसे पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस। यहां पर भी कौन होता है, गवर्नर एंड 2 हाउस। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउस हैं, कुछ स्टेट है जिसमें 1 ही हाउस है। जिन स्टेट्स में 2 हाउस है वो एलसी और एलए कहलाते हैं। एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिनमें 1 ही वहां एलए होता है। एलए में मैक्सिमम 500 मेंबर रहेंगे, कम से कम 6 रहेंगे, जिनका इलेक्शन पब्लिक करेगी डायरेक्टली 5 साल के लिए और वो अपना सीएम बनाते हैं। फिर एलसी में जितने एलए में मेंबर उसका 1/3 रहेगा, बट कम से कम कितना होना चाहिए, 40। फिर एलए 5 साल के लिए रहेगा, कब से, उनकी जो भी मीटिंग करने की पहली डेट फिक्स की गई थी उस डेट की डेट से, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, कम चल सकता है, जैसा भी सिचुएशन होती है। एलसी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, उसके 1/3 मेंबर हर साल क्या होते जाएंगे, रिटायर। कितने साल में, बोले 2 साल बाद वो रिटायर होते जाएंगे एंड धीरे धीरे सारे मेंबर्स रोटेशन से चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो दिया है, लास्ट दिया है गवर्नर। इसके बाद जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वो टॉपिक कौन सा दिया हुआ है, गवर्नर, ठीक। ये टॉपिक हो चुका है। वैसे जो पावर मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट के पास होते हैं पूरी कंट्री के लिए, जो पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं पूरी कंट्री के लिए, सेम पावर होते हैं गवर्नर के पास स्टेट के लिए। पहली चीज,
जो पोजीशन पूरी कंट्री में प्रेसिडेंट की है, सेम पोजीशन गवर्नर की स्टेट में है। दूसरी चीज। तीसरा, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट का ही एजेंट होता है। गवर्नर प्रेसिडेंट के डायरेक्शन कंट्रोल में ही काम करता है। पूरी कंट्री का राजा कौन? प्रेसिडेंट। अब इतनी बड़ी कंट्री को अकेला कैसे मैनेज करे? तो वो अपने एजेंट हर स्टेट के अंदर अपॉइंट करता है। दैट एजेंट इज नोन एज गवर्नर। तो गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट हु वर्क्स एज पर द डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है कंट्री में, सेम पोजीशन है गवर्नर की स्टेट में। ठीक है, हर स्टेट में एक गवर्नर होता ही है। एंड गवर्नर के पास वही चारों पावर होते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका हेड कौन? गवर्नर। उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नर। सेकंड, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर गवर्नर के पास नहीं होते हैं, मिलिट्री पावर तो प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या था? लेजिस्लेटिव पावर। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लॉ बनाने के पावर हमने पढ़े थे ना, ऑर्डिनेंस इश्यू करके लॉ कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट। उसी तरह से गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इश्यू करके लॉ बना सकता है उस स्टेट के लिए। प्रेसिडेंट जो लॉ बनाएगा पूरी कंट्री के लिए, गवर्नर जो लॉ बनाएगा केवल उस स्टेट के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो पहले दोनों हाउस से अप्रूव कराती है, फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल से लॉ बनता है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी जब लॉ बनाती है तो दोनों हाउस या सिंगल हाउस है तो उसकी परमिशन लेगी, उसके बाद गवर्नर की परमिशन रहती है। बट अगर हाउस सेशन में नहीं है, जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकता था अर्जेंसी के केस में। उसी तरह से अब यहां पर अगर कौन नहीं है, हाउस नहीं है, एलए नहीं है, तो फिर लॉ कौन बना देगा? गवर्नर बना देगा, ऑर्डिनेंस इश्यू करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट बना सकता था यूनियन के केस में। प्रेसिडेंट लॉ बनाते समय उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा जो पार्लियामेंट करती, मतलब दोनों हाउस करते। गवर्नर भी लॉ बनाते समय उन्हीं कंडीशन को फॉलो करेगा जो एलए करता। वापस से क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पर लॉ बना रहा है? पार्लियामेंट के बिहाफ पर, मतलब दोनों हाउस के बिहाफ पर, क्योंकि वो है नहीं अभी। तो उनके ऊपर जो कंडीशन लगती, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगती, उन्हीं रिस्ट्रिक्शन, उन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा। उसी तरह से गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे लॉ बना रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब लॉ बनाती खुद स्टेट असेंबली के थ्रू, तो वो जिन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करती, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके गवर्नर लॉ बनाता है। आपको अगर स्टार्टिंग का याद हो तो हमने पढ़ा था, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट फर्स्ट वाले मैटर पे लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट सेकंड वाले मैटर पे लॉ बनाती है। तो प्रेसिडेंट लिस्ट फर्स्ट वाले मैटर पर ही लॉ बना सकता है केवल, एंड गवर्नर लिस्ट सेकंड वाले मैटर पर ही लॉ बना सकता है। ये समझ में आया? तो ये बिल्कुल सेम है गवर्नर का जैसा आपका प्रेसिडेंट का था। ठीक है। फिर इस हेडिंग में बिल वर्ड दिया होगा, बिल मैंने आपको समझा दिया। बिल क्या होता है? ड्राफ्ट ऑफ द लॉ होता है, जो हम रखते हैं हाउसेस के सामने, वो उसे विथ या विदाउट मॉडिफिकेशन अप्रूव कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगी, गवर्नर की अप्रूवल से स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना देगी। ठीक है, ये टॉपिक खत्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला हमारा चैप्टर भी खत्म।